नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले 3 वर्षों में लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को समझने हुए हम उनके आंसर को भी बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स को बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही डीपली जा करके आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ये क्लास है महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024-25 में जो परीक्षाएं आपकी होने वाली उसके लिए 25, 26, 27, 28 इन सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर पूर्ण रूप से एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट होगा, समर्पित है। आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। क्वेश्चंस आंसर की ये श्रृंखला लगातार हर एक सब्जेक्ट की चलती आ रही है, जिसके माध्यम से आप लोग तमाम प्रकार के उन प्रश्नों को जान पाते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से किया जाता है। महासंग्राम रिवीजन क्लास की खोज आप देखेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बहुत दिनों से करी गई है और लगातार महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपकी परीक्षाओं के अंतिम दिनों में बहुत ही बेटर तैयारी हो रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो प्रथम सेमेस्टर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के बारे में जानना है। भौतिक भूगोल से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं वो सोच रहे हैं कि सर जी चैप्टर वाइज वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं आप। चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी लगभग 4-5 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो आपको एक तरीका पता हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए थे। तो जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंट चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इसमें हमने उन सभी टॉपिक से प्रश्न रखे हैं जो आपके सिलेबस में संकलित हैं। यानी ओवरऑल कहें तो कि आप एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने संपूर्ण सिलेबस को जानने का प्रयास भी करेंगे। यानी ऐसे अगर आपने 4-5 वीडियो आपने इस तरीके की देख ली जो मैं पढ़ाता हूँ महासंग्राम रिवीजन क्लास या फिर एक प्रकार से मॉडल पेपर, तो ये क्लासेस जो होती हैं ये सारे चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ों को या सारे चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास होता है, ताकि कोई बच्चा यार ना कह सके कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। इसमें हर एक सिलेबस से मतलब हर एक चैप्टर से तमाम प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा है। आइए बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपका जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर होता चले। पहला क्वेश्चन महोदय, तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं तैयारी बहुत ही बेटर तरीके से करवाता हूं। पिछले 7 वर्षों से आपको पढ़ा रहा हूं, तो कोई अनुभव की कमी भी आपको नहीं महसूस होगी। ठीक है, चले। सियाल एक परत है, संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी करनी है। सियाल, सीमा और निफे ये 3 परतें हैं। बेसिकली ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है, यानी कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसके 3 खंड हैं। स्वयस महोदय एक विद्वान हैं, स्वयस उनका नाम है। स्वयस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक प्रकार से रासायनिक तत्वों के आधार पर डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अगर ये केंद्र हम मान लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक त्रिज्या से काटेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमको इस तरीके की पृथ्वी मिलेगी। ये हमको मिल गया क्या, ठीक है। ये अब ये हमारा हो गया भूपर्पट्टी, ये वाला इलाका, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर पेड़ पालो ये सब है। अब इसके नीचे आप देखते हो तो ये आपकी भूपर्पट्टी ऊपर वाली हो गई। इसके नीचे जो परत है उसको बोलते हैं सियाल, ठीक है, SIAL, सियाल। इसके नीचे वाली परत, ये बीच वाली क्या है, सियाल। फिर दूसरी है सीमा, ठीक है, सीमा। और ये तीसरी परत है निफे, NIFE, ठीक है। यानी कि आप सियाल में देखेंगे इस परत में तो यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 तत्वों की प्रधानता आपको मिलेगी, तो इसीलिए इसको सियाल कहा गया। इसमें आप देखेंगे 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक इसकी जो है दूरी मानी जाती है, यानी कि जहाँ हम खड़े हैं पृथ्वी पर वहाँ से 300 किलोमीटर और गहराई में जाएंगे तो वहाँ तक की जो परत है पृथ्वी की, वो परत आपकी सियाल के नाम से जानी जाती है। सियाल मतलब जहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 2 तत्वों की प्रधानता होती है, ऐसी परत उसको सियाल कहते हैं। दूसरी उसके बाद में कौन सी परत मिलेगी हमको, सीमा। सीमा परत में क्या मिलेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम के मिश्रण भी मिलेंगे।
तो ये एक प्रकार से परत आपकी सीमा होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। और पृथ्वी की जब एकदम से आप गहराई में जाएंगे तो आपको निकल और फेरस जैसे यानी कि जो लौह तत्व हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। यानी पृथ्वी आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ही घनी प्रतीत होगी। चूँकि घनी इसलिए होगी चूँकि पृथ्वी का जो दबाव है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दबाव बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। दबाव और घनत्व एक दूसरे के एक प्रकार से अनुपात में बढ़ते हैं। यानी कि जैसे अगर जितना आप दबाएंगे किसी चीज़ को तो उसका वो चीज़ें उतनी घनी हो जाएंगी। अब घनत्व का सीधा सीधा अगर मैं उदाहरण बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये मफलर है। अब ये मफलर अभी देखें कितना इसका फैला हुआ द्रव्यमान, इसका आप देखेंगे या इसका आयतन जो है आप लंबा देखें या कितना फैला हुआ यहाँ तक है। लेकिन इस पर हम दबाव डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, इसे देखो ये दबाव हम डाल रहे हैं, इसको दाब दे रहे हैं, इसको हम दाब रहे हैं ना, प्रेशर इस पर दे रहे हैं। तो प्रेशर दिया तो ये जो इतने में फैला था ये आकर के एक मुट्ठी में बंद हो गया। तो ये क्या हो गया, ये घना हो गया। अभी तक ये क्या था, विरल मात्रा में फैला हुआ था, लेकिन अब ये क्या हो गया महोदय, ये आपका घना हो गया। घना हो गया, समझ रहे हैं ना। यानी जब किसी चीज़ पर दबाव पड़ेगा तो चीज़ें घनी होती जाएंगी। इसीलिए पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उनका दबाव लगातार बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी पर जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वैसे वैसे घनी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ वहीं पर घनी नहीं हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखें कुछ मात्रा में, अच्छा पृथ्वी के अंदर कुछ मात्रा में मैग्नी मतलब कि जो मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, वो भी पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ मात्रा में आपको लिक्विड चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर तापमान भी लगातार जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे तापमान में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बढ़ोतरी क्यों देखने को मिलती है, चूँकि एक प्रकार से वहाँ पर दबाव के परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक प्रकार जो चीज़ें होती घनी हो जाती हैं। और घनी होने के बाद में जो आपस में उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब होते हैं वो आपस में टकराते हैं और अग्नि उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण से जो चट्टानें होती हैं या जो एक प्रकार से जो पृथ्वी की इंटीरियर पार्ट होते हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं। और जो वो पिघल जाते हैं तो वही चीज़ एक प्रकार से कुछ तरल अवस्था में मिल जाती हैं। तो पृथ्वी का जो एक प्रकार से निफे वाला एरिया है जिसको आप कोर बोलते हैं, ठीक है, या क्रोड बोलते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ मात्रा में, ठीक है, जो तरल चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। लेकिन पृथ्वी का एकदम आंतरिक पार्ट जो है एकदम से घना है, ठोस है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सियाल बेसिकली ये वाली जो परत है ऊपर वाली, यही सियाल के नाम से जानी जाती है। मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि वैसे ही हमने समझा दिया कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई होंगी, ठीक है। पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे, यानी जहाँ पर हम रहते हैं वो एक प्रकार से परतदार चट्टान जिसके ऊपर हम रहते हैं उसके ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली हुई होती सियाल। इसमें सिलिका यानी कि जो बालू होती है और एल्यूमिनियम दो तत्वों की प्रधानता होती है। इसके आधार पर इसका नाम Si यानी कि सिलिका और Al यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al और सिलिका का प्रतीक है Si। इस वजह से Si और Al मिला करके क्या नाम रख दिया गया, सियाल, ठीक है, क्या, सियाल, क्लियर। इसका घनत्व जो है 2.4 से लेकर के 2.9 के आसपास है, ठीक है, यानी इसी के बीच में रहता है। बेसिकली बोले तो 2.5 या 2.6 औसत घनत्व इसका आप मान सकते हैं। तो 2.4 से लेकर के 2.9 इसका घनत्व है, यानी घनत्व यहाँ पर थोड़ा कम आपको मिलेगा। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जो है पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, चीज़ें और घनी प्रतीत होने लगेंगी क्योंकि दबाव बढ़ेगा। दाब बढ़ने के साथ साथ मैंने अभी आपको दिखाया कि घनत्व बढ़ता है, ठीक है। दबाव को प्रेशर कहते हैं और प्रेशर के द्वारा जब प्रेशर किसी चीज़ पर बिल्ड करते हैं तो एक प्रकार से क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी घनत्व बढ़ जाता है। समझ में आ रही चीज़ें ना, बहुत ही बारीकी के साथ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट किया कि गुरुजी आपने इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया था, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ाया था अपने हिसाब से, लेकिन अब आपके समझ में भले ही ना आया हो, चूँकि मैंने आपको हो सकता है कि आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी आप एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले, तो सिलिका और एल्यूमिनियम रखा गया है। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह से संबंधित हैं। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी 50 किलोमीटर गहराई से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पृथ्वी पर विद्यमान है। वर्तमान में इसे 120 किलोमीटर ही मानते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रकार से ये परत है अपनी सियाल परत, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, तो ये प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा गया था सियाल वाला, तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भूपर्पटी से आप क्या समझते हैं। भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, पेड़ पालो रहते हैं, वो एरिया आपका भूपर्पटी कहलाता है। ऊपरी तथा मध्य परत को मिला करके आर्थर होम्स नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने पपड़ी नाम दिया कि जो
ऊपरी परत है पृथ्वी की और जो मध्य परत है वो उसको मिला लें तो आर्थर होम्स ने कहा क्या क्या क्या, वही पपड़ी है। हम मतलब इस परत में सियाल की संपूर्ण परत और सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। उसी को भूपर्पटी या पपड़ी कहते हैं। किसको? जब आप क्या करते हैं, सियाल यानी कि जो सिलिका है और एल्यूमिनियम का जो बना भाग है, यानी कि अगर मैं बताऊं तो पपड़ी जो है एक प्रकार से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जहां मनुष्य रहता है वो वाला पूरा एरिया। इसके अलावा नीचे जो सियाल है पूरा यस आई ये वाला, ठीक है, यस आई ए एल, सियाल वाला पूरा एरिया। और जो एक प्रकार से ये आपका जो है सीमा है, ठीक है, सीमा का ऊपरी हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। जब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, सियाल और इसका हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है, ये हिस्सा और ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, सियाल का पूरा हिस्सा और ये पूरा का पूरा हिस्सा हमने एक प्रकार से मिला लिया, ठीक है, हमने मिला लिया। और इसके अलावा जो अपनी भूपर्पटी है इसको हमने ले लिया, ठीक है, किसको भैया? भूपर्पटी को, ठीक है। तो भूपर्पटी और आपका सियाल और आपका सीमा का ऊपरी भाग, इन सभी को मिला लें तो हमारा क्या बनता है महोदय? तो हमारा बनता है परपटी या भूपर्पटी, जिसको आप कहते हैं पपड़ी के नाम से जानते हैं। इसको किसने कहा? आर्थर होम्स के नाम के एक विद्वान हैं। आर्थर होम्स बड़े ज़बरदस्त भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आर्थर होम्स ने ये बताया, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सियाल संपूर्ण परत और जहाँ पर हम रहते हैं वो और सीमा की ऊपरी परत को सम्मिलित कर ले तो एक प्रकार से भूपर्पटी उसी को कहते हैं। क्लियर हुआ बातें? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था कई बार विभिन्न विश्वविद्यालयों में। अगला क्वेश्चन आप देखें, आपको बहुत ही बारीकी के साथ हर एक डाउट आपका क्लियर होता चल रहा है, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है महोदय, भूकंप। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थ का कांपना ही एक प्रकार से भूकंप कहलाता है। पृथ्वी जब कांपने लगती है, पृथ्वी हिलने लगती है, तो एक प्रकार से वही प्रक्रिया भूकंप कहलाती है। भूकंप उत्पत्ति की प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट करें, यानी भूकंप की जो एक प्रकार से अवधारणा है जो प्राचीन समय में लोग देते थे कि भूकंप क्यों आते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। प्राचीन मत के अनुसार उसे दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता था, यानी कि पृथ्वी जब कंपती है तो इसका परिणाम ये होता, मतलब कि इसका जो प्राचीन सिद्धांत है ये कहता है कि भाई पृथ्वी इसलिए कंपती कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में चूँकि शेष, कुछ विद्वानों ने कहा कि जो है पृथ्वी शेष नाग के फण पर टिकी हुई है, और जब शेष नाग अपने फण को बदलते हैं तो इस वजह से पृथ्वी जो होती है वो कांपने लगती है। कुछ लोगों ने कहा कि जो है गाय की सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है, इस वजह से जब गाय अपना जो है वो सींग बदलती है या गाय थोड़ा सा इधर उधर कुछ करती है तो पृथ्वी कांपने लगती है। ये एक प्रकार से प्राचीन मत के अनुसार बताया गया। तो दैवीय शक्ति का परिणाम माना जाता है। कालांतर में धारणा बनी कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगता है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि निशाचर सज्जन पीरा। इस तरीके से एक प्रकार से निशाचरों से या पृथ्वी पर जब जब हानि होती, पृथ्वी पर जब भार बढ़ता है, पापी अत्याचारी बढ़ते हैं, तब तब एक प्रकार से पृथ्वी पर इस प्रकार की आपदाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा माना गया। तो उनके भार से पृथ्वी हिलने लगती है, ऐसा कहा गया। बाद में लोगों ने समझा कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी हुई है, जब जानवर हिलता है तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। ये सब प्राचीन विचारधारा विभिन्न देशों के विद्वान, विभिन्न देशों के जो धर्म हैं उन धर्मों में एक प्रकार से ऐसी तमाम प्रकार की अवधारणा बताई गई। टर्की, कालीमंटम, बुल्गारिया, इन सभी देशों में कहा, मतलब माना जाता है, बुल्गारिया में पहले माना जाता था, बुल्गारिया, कालीमंटन और टर्की जैसे देशों में माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो भैंसे के सींग पर टिकी हुई। किसके सींग पर भैया? भैंसे के सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है। और जब ये भैंसा एक प्रकार से हिलता डुलता है तो एक प्रकार से पृथ्वी हिलती है और भूकंप आता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में माना जाता है कि कछुए पर टिकी हुई है। उत्तरी अमेरिका के लोग, यानी जो मेन अमेरिका है, वहाँ पर लोग मानते हैं कि पृथ्वी, पहले मानते थे प्राचीन समय में कि पृथ्वी जो है वो कछुए के पीठ पर रखी हुई है, ठीक है, और कछुए पर है। इस वजह से कछुआ जब एक प्रकार से अपना वो सब हिलाता है अपना शरीर तो पृथ्वी हिलने लगती है, ठीक है। ईरान में माना जाता है कि केकड़े पर जो है, यानी केकड़ा जो होता है जलीय जीव है, उस पर एक प्रकार से पृथ्वी टिकी हुई है। ईरान के लोग ऐसा मानते थे प्राचीन समय में। ऐसे में तिब्बत के लोग कहते हैं कि मेढक पर एक प्रकार से पृथ्वी टिकी हुई थी। बहुत पहले एक प्रकार से मान्यता थी कि पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई महोदय? मेढक पर पृथ्वी टिकी हुई है। इस तरीके से अलग अलग विद्वान, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग अवधारणाएं देते थे प्राचीन समय में पृथ्वी के हिलने से संबंधित, ठीक है, यानी भूकंप क्यों आते हैं। तिब्बत में मेढक
पर तथा सुलावेसी नाम के देश में सूअर पर बताया गया कि सूअर पर पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है। और भारत में पृथ्वी को कहा गया कि भारत में पृथ्वी को किस पे बताया गया, शेष नाग के फण पर टिकी हुई है। ठीक है, टिका हुआ बताया गया है और इनके हिलने से पृथ्वी में कंपन होता है ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब प्राचीन मान्यताएं हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के अकॉर्डिंग एक प्रकार से तमाम प्रकार की अवधारणाएं पृथ्वी को कांपने से रिलेटेड दी गई, जो कि मैंने आपको बताई। आपको ये चीज़ें समझ में आई हुई होंगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है महोदय, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी, अंग्रेजी में ज्वालामुखी को वल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं महोदय? वल्केनो बोलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक क्रिया होती है जिसके द्वारा एक प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो दहकता हुआ मैग्मा है वो बाहर आता है, और बाहर जब आता तो बड़े विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, और जहाँ से निकलता है वहाँ पर एक छेद हो जाता है। उस छेद को जो है क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और जब वहीं पर बार बार एक प्रकार से ज्वालामुखीता की क्रिया होती है तो वो एक प्रकार से जो गड्ढा होता है बहुत बड़ा हो जाता है, और ज्वालामुखी से निकला जो मैग्मा होता है जब पृथ्वी पर आता है और उस मैग्मा से जब गैसें बाहर निकल जाती हैं तो वही मैग्मा लावा के नाम से जाना जाता है। अब वो लावा पृथ्वी पर फैल जाता है। कई हज़ार वर्षों के बाद या कई सौ वर्षों के बाद वो मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, वो ठंडा हो जाता है, और उसके ठंडे होने के बाद में वहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। अब वो पर्वत जो होता है उसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ठीक है, और उसमें जो गड्ढा बन जाता है, तो अगर एक बार ज्वालामुखी क्रिया हुई तो उसको क्रेटर बोलते हैं, लेकिन कई बार वही छेद से कई बार क्रिया हुई ज्वालामुखी की तो वह गड्ढा बड़ा हो जाता है, तो उस गड्ढे को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? उस गड्ढे को काल्डेरा बोलते हैं। और जब उसी गड्ढे में जब पानी बरसता है तो वहाँ पर जब पानी भर जाता है तो उस गड्ढे में भरे हुए जल को काल्डेरा झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जब जो ज्वालामुखी की जो लावा है वो बहते बहते चले जाते हैं, एक परत में चट्टान का निर्माण हो जाता है। इससे काली चट्टानों का निर्माण होता है, और काली मिट्टी का निर्माण जो है, बेसिकली जो दक्षिण भारत में काली मिट्टी आपको दिखती है वो भी ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काला मिट्टी में विशेष करके कपास की फसल जो होती है बड़ी ज़बरदस्त होती है, इस वजह से काली मिट्टी कपास के फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। और काली मिट्टी जहाँ कहीं पर भी आपको दिखे आप जान जाइए कि वहाँ पर एक प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मैग्मा निकला, जो लावा में परिवर्तित हुआ और उसके बाद में वो काली मिट्टी बन गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो काली मिट्टी के एरिया में ज्वालामुखीता क्रिया विशेष करके देखी जाती रही है। ठीक है, अब ज्वालामुखी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या वारसेस्टर नाम के एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता, इन्होंने कहा कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या लगभग गोल आकार का एक छेद होता है अथवा खुला हुआ भाग होता है, जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ, अत्यंत तप्त मतलब कि बहुत गर्म जो भूगर्भ है, भूमि के अंदर तमाम गर्मी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, तो तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो चट्टानें होती हैं वो पिघल जाती हैं। पिघलने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, वो एक प्रकार से तरल अवस्था में आ जाती है, मैग्मा बन जाती हैं। अब चूंकि उसमें गर्मी ज़्यादा हो गई, इस वजह से वहाँ पर गैसें भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ जलाओगे तो वहाँ से धुआं निकलता है, तो वो भी धुआं में गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने योग्य हैं। और वही गैसें जो होती है चूँकि वो हल्की होती तो ऊपर उठने का काम करती हैं। पृथ्वी के बीच में जब कभी भी वो सुराख पाती, दरारें पाती, तो उसी से गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, और जैसे बाहर निकलती हैं फिर उन्हीं के साथ साथ जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर दहकता हुआ वो भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। जलवाष्प वगैरह तमाम प्रकार की गैसें होती हैं और वो ऊपर निकलने का काम करती हैं, और इस वजह से पृथ्वी फट जाती है और गड़ाम से विस्फोट होता है और ये क्रिया होने शुरू हो जाती है। तो खुला हुआ भाग जिसके होकर के पृथ्वी के अंदर अत्यंत तप्त भूगर्भ से जो गैस होता है वो निकलती है, जल निकलता है, तरल लावा निकलता है, चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी घटना का सीधा संबंध पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों में होने वाली विशेष प्रक्रियाओं एवं चट्टानों से होता है। ऐसी घटनाओं एवं उनके लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रभाव से वहाँ की पहले से ही विशेष चट्टानें पिघल जाती हैं। इन्हीं पिघले हुई चट्टानी पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इससे मिलने वाली जो गैसें होती हैं बाहर निकल आती हैं, तब उसे लावा कहते हैं। इस प्रकार लावा तथा गैसें मिल करके मैग्मा का निर्माण करती हैं। मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो होता है वो होता है, पृथ्वी के बाहर आने के बाद में गैसें मैग्मा से बाहर हो जाती हैं और उसके बाद में वो मैग्मा लावा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो दहकता हुआ होता है एकदम से। मैग्मा आग्नेय चट्टानें बनने का वर्तमान में आधार है, यानी जहाँ पर भी आपको आग्नेय चट्टानें दिखें आप जान जाइए कि ज्वालामुखी के द्वारा ही वो चट्टानों का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। तो ज्वालामुखी भी आपके समझ में आ गया कि कैसे होती
होती है, क्या होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे भू संतुलन क्या है। भू संतुलन, भू माने भूमि, ठीक है, संतुलन माने एक प्रकार से तालमेल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। भूमि का संतुलन बना रहना ही एक प्रकार से भू संतुलन होता है। आप देखते हैं पृथ्वी पर एक प्रकार से क्या होता है, संतुलन कैसे बनता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये बोतल है, इस बोतल पर अगर हम इसको रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो देखिए ये गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसका संतुलन सही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ऐसे रखा, गिर गया, ठीक है। लेकिन आप देखें ये देखें, वो सड़क रहा है, लेकिन अब तालमेल बैठ गया सही से ना। तो जब तालमेल बैठ जाएगा, जैसे मैंने एक कंघी, मान लेते हैं एक कंघी है, इस कंघी को मैंने इस बोतल पर रखा, अब हमने अगर इधर ज़्यादा ढालू कर दिया इधर वाले एरिया में, तो इधर गिर जाएगा, इधर ज़्यादा कर दिया तो इधर गिर जाएगा। लेकिन जब हम इसको बराबर भाग में रखेंगे, एकदम मध्य में रखेंगे, तो ये कंघी इसी पर टिकी रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंघी तब तक नहीं गिरेगी जब तक इसका संतुलन बना रहेगा। पृथ्वी भी सेम इसी प्रक्रिया को फॉलो करती है। पृथ्वी इस प्रक्रिया को फॉलो करती है, जैसे कि क्या होता है कि एक तरफ आप देखिए पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियां हैं, खाइयां हैं। आप देखेंगे वलित पर्वत, अगर वलित पर्वत आप न जानते हो तो आप जम्मू कश्मीर में माता जी का दर्शन करने चले जाइएगा, वहाँ पर आपको दिखेगा नमूना। वहाँ पर आप देखें चोटी है, फिर गहरी बगल में गहरी खाई है, एक तरफ ऊंचे पहाड़ जो तुरंत एक चोटी एक घाटी, एक चोटी एक घाटी। तो कहीं पर ऊंचाइयाँ खूब हैं, कहीं पर गहराइयाँ खूब हैं। आप देखेंगे एक तरफ हिमालय पर्वत पर जो एवरेस्ट चोटी है लगभग 9 किलोमीटर ऊँची है, यानी लगभग 8,848 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और वहीं प्रशांत महासागर में आप देखेंगे लगभग 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है, मेरियाना ट्रंच, जिसको आप मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ जितनी गहराइयाँ हैं उतनी ही ऊंचाइयाँ भी हैं, यानी जो गहराई और ऊंचाई है इन दोनों का जो तालमेल है वो बराबर बना हुआ है। इसी वजह से एक प्रकार से पृथ्वी जो है वो संतुलित है। अगर यही तालमेल ना बना होता, केवल ऊंचाई पर ही पहाड़ होते, गड्ढे ना होते, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी जो है टिक नहीं पाती। पृथ्वी पर हमेशा भूकंप वगैरह आते रहते। इसी वजह से एक प्रकार से आप देखते पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ पर गड्ढे कम और ऊंचाइयों पर चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो संतुलित कैसे हैं, चूँकि गर्त गड्ढे में आप देखते हैं पृथ्वी पर महासागरों में तमाम गड्ढे भी हैं, ठीक है। तो भूमि पर संतुलन ऐसे कहीं पर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं पर गहरी गहरी जो है गर्त हैं, गड्ढे हैं, कहीं पर एक प्रकार से मैदान है, तो कहीं पर एक प्रकार से पठार हैं, कहीं पर झील है, कहीं पर तालाब है। तो सब आपस में एक प्रकार से संतुलित हैं, तालमेल बना हुआ है। तो पृथ्वी का यही संतुलन भू संतुलन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः पृथ्वी पर विभिन्न भार के उच्चावचन मतलब कि सागर महासागर पहाड़ पर्वत यही सब उच्चावच कहा जाता है। उच्चावचनों में स्थिरता का पाया जाना ही भू संतुलन होता है। इस प्रकार परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी महोदय क्या कर रही, परिभ्रमण कर रही। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों, यानी पृथ्वी एक प्रकार से एक तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 23.5 डिग्री झुकी होने के साथ साथ यह क्या कर रही है, अपने अक्ष पर लगातार जो है ये घूम रही है। क्या कर रही है, अपने अक्ष पर ये घूम रही है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये अपने अक्ष पर पृथ्वी ऐसे लट्टू की भांति घूम रही है, ठीक है, देख रहे हैं। ये पृथ्वी ऐसे से घूम रही है, इसके घूमने के साथ साथ ये घूम रही है। इसकी वजह से क्या होता है, अब घूम रही है, आप सोचो 8,000 किलोमीटर, 8,000 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। अब आप सोच रहे हो कि पर्वत गिरता क्यों नहीं है, इतनी तेज से पृथ्वी नाच रही है, ठीक है। इसके अलावा परिभ्रमण तो कर ही रही है अपने अक्ष पर, इसके अलावा इसके साथ साथ ये परिक्रमा भी कर रही है, किसकी, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस तरीके से पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है, इस तरीके से पृथ्वी लगातार घूमती रहती महोदय। और पृथ्वी पर जो चीजें हैं वो गिरती नहीं। क्यों नहीं गिरती, चूंकि तालमेल बना हुआ है, भू संतुलन बना हुआ है। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां हैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो यही तालमेल जो होता है यही भू संतुलन का निर्माण करता है। क्लियर, समझ में आ रही चीजें ना, बिल्कुल। चले, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, खास करके पर्वत पठार, ठीक है, यानी कि जो है माउंटेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, प्लेन्स है, मैदान है, एवं गहराई में स्थित क्षेत्र से झील समुद्र, ये सब में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहा जाता है। भू संतुलन को अंग्रेजी में आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं, जो ग्रीक भाषा के मतलब कि आइसोटेसियस से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है समस्थिति से मतलब कि स्थिति समान रहे। आर्थर होम्स नाम के विद्वान ने कहा कि भू संतुलन की परिभाषा कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। क्या कहा आर्थर होम्स महोदय ने,
आर्थर होम्स महोदय कहिन कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर पर्वत, पठार एवं मैदान आदि के रूप में फैले रहते हैं, भू संतुलन कहलाती है। ठीक है, कुल मिलाकर के भूमि का संतुलन जो होता है वो एक प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र, इन्हीं सब के वजह से तालमेल आपस में बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लेते हैं कोर्स लेना है, कोर्स का मतलब कि क्या, ज्योग्राफी के आपको कोर्स या किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स पढ़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, सारी चीज़ें आपको प्राप्त करनी है, आपको ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, तो इसमें आप पीछे ना हटें, आप फटाफट से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, 91 61 93 60 62 मात्र 100 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। 100 रुपये में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेगी। ज्योग्राफी की अभी तक जितनी भी क्लासेस हो गई उनकी प्लेलिस्ट, और कुछ क्लासेस आपकी जो प्राइवेट है उनकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास भी आपको भी देखने को मिलेगी, मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर्स, चैप्टर वाइज क्लासेस, इन सभी की पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, केवल ज्योग्राफी की ही नहीं। इसी ज्योग्राफी में आपका हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, संस्कृत, या ऐसे और भी जो सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट आपके हैं, उन सभी सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा साथ ही साथ में आपको इसी 100 रुपये में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन आपका जो है को करिकुलर सब्जेक्ट है। इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको मात्र और मात्र 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 100 रुपीज़ में कर दिया गया है। तो अभी अगर आपको ज्वाइन होना है तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाए। मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने होंगे। आप एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम बता दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नाम, ये सब आप बता दीजिएगा, आपको ग्रुप से ऐड करवा दिया जाएगा। आपको मात्र 100 रुपये सेंड करने होंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा, तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप एक प्रकार से किसी दूसरे से जो आपके आस पड़ोस चलाता हो, किसी दुकान से आप करवा सकते हैं, उससे स्क्रीनशॉट भिजवा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐड करवा दिया जाएगा ग्रुप से। क्लियर? तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाऊंगा। तो 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। और आप अभी केवल 100 रुपये से अगर पीछे हट रहे हैं तो आप बहुत बाद में पछताओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और आप इसमें पीछे रह रहे हैं। तो बिल्कुल पीछे रहने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाया जा रहा है। ठीक है, आप तुरंत ज्वाइन हो, चुकी आपको पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ से आप एग्जाम के अंतिम समय में बहुत अच्छा तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चले चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट आप देखें, आप इसी में एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि गुरुजी किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही और तमाम प्रकार के मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में तमाम यूनिवर्सिटी के पूछे गए प्रश्न हैं, उनको मैं लगातार ऐसे ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन से कालडेरा। कालडेरा मैंने आपको बता देते, कालडेरा क्रेटर का बड़ा भाई है। क्रेटर क्या होता है? एक गड्ढा होता है, जो ज्वालामुखी निकलती जिस गड्ढे से, वही गड्ढा एक प्रकार से क्रेटर कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाए अथवा निमज्जन या धसाव के प्रभाव से वहाँ विशाल क्रेटर बन जाए, क्रेटर मतलब गड्ढा बन जाए, तो उसे कालडेरा या कड़ाह कहते हैं। जब एक प्रकार से मतलब क्रेटर छोटा वाला गड्ढा, जैसे ये आप देखें पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ से एक प्रकार चट्टानें निकली और यहाँ से एक प्रकार से मतलब कि यहाँ से ज्वालामुखीता की क्रिया हुई, यहाँ से एक प्रकार से मैग्मा निकला बाहर और ये निकल गया। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल रहा है, आप देख रहे हैं, ऐसे से बह जाएगा ये। अब ये बहने के बाद में ये ऐसे ज्वालामुखी ऐसी क्रिया होती। ठीक है, अब यहाँ से निकली, अब यहाँ से जिस छेद से निकली है ना, यही छेद एक प्रकार से आपका जो जिस छेद से निकल रही है ये, ठीक है, यही छेद आपका क्या है? यही छेद आपका क्या है भैया? क्रेटर है। ठीक है, क्या है? इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, लेकिन जब यही एक प्रकार से यहाँ पर एक बार हुआ प्रोसेस, यही प्रोसेस एक प्रकार से जब कितनी बार हो जाए, कई बार हो जाए, 4-5 बार हो जाए, तो यही एक प्रकार से ये क्षेत्र जो होता है बड़ा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये इसका एरिया बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं कालडेरा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, क्या होता है? ये कालडेरा होता है। तो जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाए अथवा निमज्जन या धसाव के प्रभाव से वहाँ विशाल क्रेटर बन जाए, तो उसे विशाल क्रेटर को कालडेरा कहते हैं या कड़ाह कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का विशाल मुख
जापान का असो काल्डेरा, पश्चिमी कनारी द्वीप का काला काल्डेरा इसके विशेष उदाहरण है। ये सब काल्डेरा हैं जो कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो निकलते हैं, तो एक प्रकार से एक बड़ा जो है भूभाग से एक गड्ढा हो जाता है, उसी गड्ढे से एक प्रकार से ज्वालामुखी तक क्रिया बाहर निकलती है। अब जब बरसात आती है तो वहाँ पर पानी भी कभी कभी भर जाता है, इसकी वजह से एक प्रकार से वो झील का निर्माण हो जाता है, तो वो काल्डेरा झील कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ज्वालामुखीता की क्रिया के द्वारा एक प्रकार से ये स्थलाकृति का निर्माण होता है, काल्डेरा, ठीक है, कड़ा जिसको आप बोलते हैं, क्रेटर, ठीक है। ऐसे ही लैकोलिथ, बैकोलिथ, ठीक है, ये सब लिथ जो है पृथ्वी के अंदर की संरचना है। पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा होता है, जल, वाष्प और तमाम गैसें, तो उस दौरान पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं कहीं कहीं पर जो है थोड़ा जो है मतलब कि जर्जर होती हैं। तो ऐसे में ये जो ज्वालामुखी तक क्रिया जो मैग्मा होता है जो ऊपर आ रहा होता है, वो मैग्मा कहीं कहीं पर स्लेट इधर फैल गया, कहीं उधर फैल गया, तो एक कहीं लंबा सा ऐसा बना लिया, कहीं पर ऊंचा सा बना लिया, किस तरीके से, तो इस तरीके से ज्वालामुखी तक की क्रिया के द्वारा बनते हैं। ठीक है। लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ की संरचना पर प्रकाश डालें। देखिए, यह भी भूभाग के अंदर एक उन्नतोदर ढाल की आकृति होती है। प्रायः परतदार चट्टानों के बीच यह आकृति पाई जाती है। अतः जब दोनों के बीच गर्म मैग्मा भर जाता है, यानी कि कोई दरार है उसके बीच मैग्मा भर जाता है, तो एक प्रकार से उसी दरार के स्ट्रक्चर का, उसी दरार की आकृति का जो मैग्मा होता है वो सिल टाइप का बन जाता है। ठीक है। तो वाष्प तथा गैस के कारण ऊपर की परत गुंबद की भांति फूल जाती है या उठ जाती है। यहाँ लावा भर जाता है। इस प्रकार भरे हुए लावा को लैकोलिथ कहा जाता है। उदाहरण के लिए लैकोलिथ की आकृति संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत के हेनरी पर्वत पर स्थित है। इसकी छतरी नुमा आकृति होने से इसे छत्रक भी कहा जाता है। तो छत्रक या फिर एक प्रकार से इसको लैकोलिथ भी कहते हैं। ऐसे ही सिल, डाइक, बैकोलिथ, ऐसे तमाम प्रकार की स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा अंदर ही अंदर बन जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भू माने भूमि, अभिनति माने एक प्रकार से क्या होता है? भू अभिनति और अवनति दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। अभिनति जो होती हैं वो एक प्रकार से जो है गड्ढा, जैसे ये होता है अवनति, ठीक है, ऊपर वाला, अभिनति नीचे वाला, इस तरीके से। ठीक है। अपनति या अभिनति मतलब अभिनति अवनति, ठीक है, इस तरीके से समझें। साधारण अर्थ में भू अभिनति का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से किया जाता है। जलपूर्ण मतलब कि जहाँ पर जल भरा है और गड्ढा है, वो अभिनति होती है, जिसमें तलछट का जमाव होता है, यानी कि जो मलबा होता है इधर उधर से बह करके वहीं पर जमा होता है, जिस कारण से उसकी तली में निरंतर नीचे धसाव होता चला जाता है और सकरा गड्ढा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। भू अभिनति लंबा, सकरा और उथला जलीय भाग होती है, जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता चला जाता है। होता क्या है कि भू अभिनति बोलो या फिर एक प्रकार से इसको जियोसिंक्लाइन बोलो, ठीक है, या भूसन्नति बोलो, भूसन्नति, भू अभिनति, ठीक है, जियोसिंक्लाइन आप कह सकते हो इसको अंग्रेजी में। ठीक है। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका जो है स्थलीय भाग है, यहाँ पर एक प्रकार से आपका समुद्र है। ठीक है। अब समुद्र में एक प्रकार से ये गड्ढा, ठीक है, ये एरिया था। अब इस एरिया में क्या हो महोदय कि यहाँ से एक प्रकार से कोई नदी जो है बह करके आ रही है। ठीक है। क्या है, यहाँ से जब नदियाँ बह करके आ रही, मान लेते हैं नदी बह करके आ रही, ठीक है। अभी नदियाँ अपने साथ तमाम प्रकार के मलबे ला रही हैं। अभी ये समुद्र में आकर के गिर रहा है। अभी समुद्र में गिरने के साथ साथ एक इस प्रकार से यहाँ पर जाकर के डायरेक्ट गिर रहा है। अभी इतना मलबा अपने साथ लाई है, ये मलबा जाकर के इसी में गिरता रहेगा और यहाँ पर मलबा धंसता रहेगा, गिरता रहेगा, भरता रहेगा, और ये एरिया जो है और गहराई होती चली जाएगी। ठीक है। ये एरिया और धंसती चली जाएगी। तो यानी गहरा सकरा गड्ढा जो समुद्र में होता है वही एक प्रकार से गर्त होता है, मतलब कि वही एक प्रकार से भू अभिनति या भूसन्नति होती है। और जब यहाँ पर एक प्रकार से मलबा भरता जाता है तो यहाँ पर एक प्रकार से प्रेशर बिल्ड होता है, ये और गहराई में जाने का प्रयास करता है, और इधर से प्रेशर बिल्ड होता है इधर की ओर, इधर से प्रेशर इधर की ओर बिल्ड होता है, और आपस में एक प्रकार से दोनों चट्टानें आकर के फिर टकरा जाती हैं। यही प्रक्रिया के द्वारा पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है। जब एक प्रकार से ये टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप जो मलबा यहाँ पर अंदर अभी तक भरा है लंबे प्रोसेस के समय में, कई हजार वर्षों के बाद में, इसके वजह से ये जो मलबा है ये ऊपर की ओर भागता है। जब ये ऊपर की ओर मलबा भागता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप वलित पर्वत कहते हैं। तो वलित पर्वतों के निर्माण में प्रकार से भू अभिनतियों का बड़ा योगदान है। क्रोबर का जो भू सन्नति सिद्धांत है ये यही बताता है कि जब एक प्रकार से किसी गहरे सकरे गड्ढे में तमाम प्रकार के मलबे नदियों के द्वारा जो अवक्षेप बहा करके लाए गए हैं वो उसमें भरने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से खिंचाव उत्पन्न होता है। जैसे कि एक तार पर अगर आप कोई कपड़ा टांगते हैं तो बीच में अगर कपड़ा टांगते हैं तो किनारे वाला एरिया अपने आप उठ जाता है, बीच वाला एरिया धंस जाता है, बीच वाला एरिया धंस जाता है और किनारे वाला एरिया क्या होता है, उठ जाता है। ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और ऐसे प्रेशर यहाँ पर बिल्ड होता है, गड़ाम से टकराहट होती है
और तमाम जो मलबा भरा है ऊपर की ओर उठता है और अवलित पर्वतों का निर्माण चोटी घाटी बनता चला जाता है। ठीक है, तो यही अभिनति है, गहरा गड्ढा एक प्रकार से अभिनति होता है। ठीक है, वस्तुतः भू अभिनति की तली पर काफ़ी अधिक गहराई तक तलछट का निक्षेप होता है। निक्षेप माने कचड़ा, कूड़ा कबाड़, ठीक है, मलबा। और यह निक्षेप मुख्यतः नदियों के द्वारा किया जाता है। नदियों के द्वारा जो तमाम प्रकार के मलबे, तमाम प्रकार के कूड़ा कबाड़, पत्थर ये सब बहा करके लाए जाते हैं, वो उसी गड्ढे में एक प्रकार से जमा होते जाते हैं। भू अभिनतियों की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती हैं। जैसे भू अभिनतियाँ के जलीय भाग होते हैं। भू अभिनतियाँ जलीय भाग होते हैं जिसमें लगभग निरंतर अवसाद का जमाव। अवसाद माने क्या होता है? अवसाद माने भी जो एक प्रकार से मलबा है, कूड़ा कबाड़ है, वही सब निक्षेप, अवसाद, ये सब बोलो। भू सन्नति के उथले जलीय भाग हैं, मतलब भू सन्नति वे उथले जलीय भाग हैं जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ ही उनकी तलियां भी धंसती रहती हैं लगातार, और इसके कारण से बाद में पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है। यही प्रक्रिया के द्वारा क्रोबर एक भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि पर्वतों का निर्माण हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है आपका, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं। देखिए ये पर्वत आ गए, चूंकि जो भू सन्नति है, भू अभिनति है, इसी से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने आपको अभी बताया वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, ऐसे पर्वत जो कि जिनमें वलन पड़ा रहता है। ये चोटी घाटी इस तरीके से पर्वत होते हैं। ठीक है, चोटी घाटी इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पर्वत है। इस तरीके से आप जाएंगे जम्मू कश्मीर, आप जाएँ माता रानी का दर्शन करने, तो वहाँ पर आपको दिखेगा। मैं तो अभी देख करके आया हूँ, प्रत्यक्ष देखा हूँ चोटी घाटी का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। घाटियों में, चोटियों पर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वहाँ से जो है नदियाँ निकलती हैं वहीं पर, और घाटियों में नदियाँ बहती चली जाती हैं। ठीक है, और उसी चोटी से कभी कभी डायरेक्ट गिरती है तो झरना बन जाता है। वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? तो जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाए तो उसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। मोड़दार पर्वत मतलब यही वाला पर्वत। ठीक है, मोड़दार इस तरीके से। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, यानी कि अधिकतर विश्व में आप देखेंगे तो इन्हीं ऐसे ही प्रकार के पर्वत आपको मिलेंगे, वलित पर्वत, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इसके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीपीय किनारों पर या तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत जो है आपका, अल्पाइन पर्वत जो है, हिमालय पर्वत एशिया में है, ये वलित पर्वत है। अल्पाइन पर्वत भी एक प्रकार से वलित पर्वत है। ऐसे ही एटलस पर्वत हो गया, ठीक है, रॉकीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये सब एक प्रकार से वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। वलित पर्वत में कई अपनति यानी कि एक प्रकार से एंटी सिंक्लाइन तथा अभिनति यानी कि सिंक्लाइन होती हैं। सिंक्लाइन मतलब कि जो अपनति मतलब होता है जो ऊपर वाला भाग है, ये अपनति होती, इसको अपनति कहते हैं और इसको अभिनति कहते हैं। अभिनति देख रहे हैं, ये गड्ढा, ये अभिनति है। ठीक है, इस सिंक्लाइन यही है गड्ढा। ठीक है, अभी नदियों में अगर हो जाता, समुद्रों में, तो गड्ढा समुद्रों वाला गड्ढा जिसमें मलबा भरता रहता है। ठीक है, लेकिन पर्वतों पर तो ये चोटी घाटी, यानी चोटी को आप बोल सकते हैं अपनति और इसको बोल सकते हैं अभिनति। ठीक है, घाटी को, घाटी मतलब गहरा गड्ढा और उसके बगल में ऊंचा पहाड़ जो होता है वो चोटी होती है। क्लियर समझ में आ रही चीज़ें ना। तो अब जो सिंक लाइन होती है वो गड्ढा होता है और अपनति यानी जो उथला भाग होता है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वलन और भ्रंशन दोनों में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए वलन जो होता है जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है तो उसमें मोड़ अर्थात वलन पड़ जाता है। इस प्रकार भूपृष्ठ पर मोड़ पड़ने के कारण से जो है ये इलाका इस तरीके से कुछ ऐसे से हो जाता तो वो वलन होता है। ठीक है, तो उसमें ऊर्ध् और गर्त, ऊर्ध्व माने उठा भाग एक होता है ये वाला, और एक गर्त यानी गड्ढा होता है ये। ठीक है, भाग निर्मित हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर वलन संपीड़न के कारण, संपीड़न मतलब एक संपीड़नात्मक बल होते हैं। जब किसी मुद्दे को आप जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई पुस्तक ले लूँ, उस पुस्तक को दाबूँ या किसी भी चीज़ को अगर आप दाबेंगे तो उससे वलन पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने तौलिया ले ली, ये एक प्रकार से ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्प्रिंग आप देखें, स्प्रिंग को जब आप दाबेंगे तो एक प्रकार से उसमें क्या होगा, जैसे ये है, अब ये एरिया सीधी है, अभी चट्टान ऐसे सीधी, मान लीजिए कोई चट्टान है सीधी है, अभी चट्टान को आप दाबेंगे, इसे दबाव डालेंगे तो ये चट्टान क्या होगी, या तो ऊपर भागी या नीचे भागी। देखिए ये ऊपर भाग रही ना, ये देखें ये ऊपर नीचे। तो ये इस प्रकार से जब संपीड़न बल क्या होता है, जब दो चट्टानें आपस में से टकराती हैं, देख रहे हैं कैसे टकराती हैं, ऐसे टकराती हैं, प्रेशर बिल्ड होता है उस पर। कैसे, ये चट्टान, एक ही चट्टान मान लेते हैं, इस पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दबा रहे हैं। जब दबाव वाला जो बल होता है ये इस तरीके से, यही संपीड़नात्मक बल है। अब देखिए यहाँ पर मैं संपीड़नात्मक बल का प्रयोग दिखा रहा हूँ आपको। अब ये एक चीज़ ऊपर उठ रहा है, एक चीज़ नीचे धंस रहा है, ठीक है। तो ये वलित पर्वत का निर्माण ऐसे होता है जब आप संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप। ठीक है,
अब आप समझ रहे होंगे संपीड़न क्या है। दोनों तरफ से दबाव पड़ता है। ये मान लेते दो चीज़ें हैं, एक चट्टान है, अब यहाँ पर एक चट्टान, यहाँ पर थोड़ी सी दरारें हैं, ठीक है। यहाँ संपीड़न बल लग रहा है, इधर से इधर फोर्स लग रहा है, इधर से इधर फोर्स लग रहा है। तो ये बीच वाला एरिया या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे धंसेगा। ऊपर भागेगा तो वलन बन जाएगा, नीचे धंसेगा तो भ्रंश हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो उसमें ऊर्ध्व और गर्त भाग निर्मित हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर वलन संपीड़न के कारण होता है। वलन साधारण और विषम दो प्रकार का वलन होता है, ठीक है। तो वलन को समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। भ्रंशन, दूसरी प्रक्रिया भ्रंशन क्या है। तो जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है। संकुचन मतलब कि एक स्थान पर चीज़ें सिकुड़ रही हैं, दूसरे स्थान पर चीज़ें तन रही हैं, यानी कि खिंच रही हैं। तो अति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट जाती हैं। जैसे कि ये चट्टान है, इसमें क्या हो रहा है, इस तरफ ये चट्टानें जा रही हैं, इस तरफ ये चट्टानें जा रही हैं, मतलब कि ये विपरीत दिशा में एक प्रकार से क्या हो रहा है, इनका खिंचाव बढ़ रहा है, ठीक है। संकुचन, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो है तनाव। तो यहाँ पर जो बीच वाला एरिया होता है, ये एक प्रकार से क्या होता है, इसमें मतलब कि दरारें पड़ जाती हैं। तो यही दरार जो है भ्रंश कहलाता है। इन दरारों से एक प्रकार से ये गड्ढा बन जाता है। इस तरीके से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो चट्टाने के बीच में दरार पड़ करके चीज़ें धंस जाती हैं तो दरारें पड़ जाती हैं। अब यही बल अगर इधर लगता तो संपीड़न बल हो जाता, दोनों बल इकट्ठे। तो इससे इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में महोदय ये भाग वाला जो होगा ऊपर उठ जाएगा और वलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो भूपृष्ठ चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट जाती हैं। इस प्रकार खिंचाव के कारण से वलन निर्मित हो जाता है। तनाव से दरारें अथवा संधि बन जाती हैं। कठोर चट्टान के जो है बलन के तल में भ्रंश तल कहते हैं, यानी कि जो भ्रंश तल मतलब कि जो गड्ढा बन जाता है वो भ्रंश घाटी। आगे देखते हैं अपक्षय क्या है। अपक्षय अपर्दन तो मैंने आपको कई बार समझाया, फिर से आप समझ लें। अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है कि कोई चट्टान है, जब नदियों का जल बहुत वेग से बहता है तो जो है बड़े बड़े चट्टानों के चट्टानें मार्ग में आती हैं। उन चट्टानों को एक प्रकार नदियाँ आती, गड़ाम से आती हैं नदियाँ और उनकी चट्टानों को तोड़ देती हैं। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया नदियों के द्वारा हो, चाहे वायु के द्वारा हो, चाहे किसी अन्य विधि के द्वारा हो, वो एक प्रकार से अपक्षय कहलाता है, ठीक है। और अपर्दन क्या होता है, जब वही टूटा हुआ भाग नदियाँ अपने साथ बहा करके ले जाएं तो वो अपक्षय हो गया, और जहाँ पर नदियाँ वो टूटा हुआ भाग छोड़ दें वो निक्षेपण हो गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मौसम की विभिन्न स्थितिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय कहा जाता है। इसमें मौसमीकरण भी कहते हैं इसको। मौसमीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रकार से कई मौसमों में अलग अलग चट्टानें टूटती हैं, गिरती हैं। इस क्रिया में चट्टानों का विघटन होता है, ठीक है। अपघटन भी की क्रियाएं सम्मिलित होती इसमें। विघटन में चट्टानें बलकृत शक्तियों के द्वारा चटक करके टूट जाती हैं, और अपघटन में रासायनिक क्रिया के द्वारा चूर्ण बन जाती हैं। यानी कि अपघटन जो होता है वो रासायनिक क्रिया है, और जो एक प्रकार से चट्टानें जो है जो टूट फूट जाती हैं, जिसको आप जो है अपघटन बोलते हैं। अपघटन जो है ये एक प्रकार से जो है रासायनिक क्रिया है, और विघटन जो है वो भौतिक क्रिया है, फिजिकल। यानी कि जब एक प्रकार से फिजिक्स के माध्यम से टूटती हैं, फिजिकल भौतिक शक्तियों के माध्यम से टूटती हैं, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाती है, जैसे जल वल के माध्यम से या इनके माध्यम से, बहाव से, ठीक है, इनसे टूटती हैं, तो वो एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है। क्या अपघट वो होता है आपका क्या बोलते हैं, विघटन, ठीक है। और जब वही चीज़ें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा टूटती हैं, किसी जो है तत्व के द्वारा क्रिया होकर के चूर्ण बन जाती है, तो वो अपघटन होता है। यानी कुल मिलाकर के चट्टानों के टूटने की क्रिया को ही अपक्षय कहते हैं। चट्टानों की उस जिसने तोड़ा है उसके साथ बहने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है, और छोड़ने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। बेसिकली ये तीन अवधारणा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। विघटन अथवा अपघटन होते समय चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण मतलब कि जहाँ पर टूटी, जैसे ये चट्टान है, इन चट्टानों में दरारें पड़ जाएंगी, टूट जाएंगी, दो अलग अलग भाग, लेकिन ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं, ये अपनी जगह पर ही हो जाएंगी चट्टानें, ये दो चट्टानें बन जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। लेकिन अपर्दन में क्या होगा, वो चट्टानें टूट करके बह जाएंगी उन्हीं के साथ, ठीक है, स्थानांतरण उसमें हो जाएगा। स्पार्कस महोदय कहते हैं कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है, विघटन भौतिक रचना संरचना मतलब भौतिक क्रिया है, अपघटन रासायनिक क्रिया है। तो विघटन और अपघटन होता है, उसे अपक्षय कहते हैं अपने ही स्थान पर, ठीक है। और अपर्दन क्या होता है, टूट करके बह जाते हैं। आर्थर होम्स कहते हैं कि अपक्षय उन भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है
जो सेलों के विनाश और विघटन में सहायक होते हैं, परंतु इनमें ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होता है। परिवहन मतलब कि ये चट्टानें टूटने के बाद में बहती नहीं हैं चीज़ों के साथ में, ठीक है, वहीं पर रहती हैं, और बहती हैं तो उसको अपर्दन कहते हैं। अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिला लेंगे तब एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं अनाच्छादन। यानी नदी आई, पहाड़ को एक प्रकार से, एक बड़े पहाड़ था, बड़े पहाड़ का एक टुकड़ा तोड़ी और उस टुकड़े को अपने साथ बहा ले गई। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? तोड़ने के बाद में बहा करके भी ले गई, वो प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाएगी। केवल बहा ले जा रही है वो प्रक्रिया आपकी अपर्दन कहलाएगी। केवल तोड़ दे रही है, बहाती नहीं है, वो प्रक्रिया अपक्षय कहलाएगी। और बहा करके ले जा रही की और जाकर के जब छोड़ देती है उस पत्थर को, ठीक है, तो वो प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखते, तो ऐसा जियोग्राफी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको आपकी अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, डेविस के भौगोलिक चक्र पर प्रकाश डालिए। डेविस और पेंक दो विद्वान हैं जिन्होंने अपर्दन को लेकर के बड़े सिद्धांत दिए हैं। अपर्दन का जो डेविस का सिद्धांत है भौगोलिक चक्र पर जो दिया, उनके बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि या वह समय होता है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम के द्वारा प्रभावित होकर के एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि कोई जो एरिया, कहीं पहाड़ जो होता है, पठार होता है, वो मैदान बन जाता है अपर्दन के परिणाम स्वरूप। इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास पर संरचना, प्रक्रम यानी अपर्दन के जो कारक हैं तथा समय यानी अवस्था का प्रभाव होता है। यानी कि एक समय में जो चीज़ें आज पर्वत पठार हैं वो चीज़ें पहले मैदान रही होंगी, वहाँ पर पहले समुद्र भी हो सकता है, वहाँ पर गहरी घाटियाँ भी हो सकती हैं। इस तरीके से समय और एक प्रकार से भौतिक क्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से चीज़ें बढ़ी और वहाँ पर आज कुछ दूसरा है। इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। किसका? संरचना का, प्रक्रम का और समय का प्रतिफल होता है जो स्थल रूप आज हमारे रूप सामान्य दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए देता रहता हूँ। चलें, प्रश्न आपका है, सूर्यातप से आप क्या समझते हैं? सूर्याभिताप या सूर्यातप मतलब कि सूर्य की जो किरण आती है उसकी जो ऊष्मा होती है, सूर्य में जो किरणों में जो ऊष्मा या ऊर्जा होती है वही ऊष्मा एक प्रकार से सूर्यातप कहलाती है। सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा या सौर शक्ति उस ऊर्जा को कहते हैं। अच्छा, सूर्यातप को सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा या सौर शक्ति भी कहते हैं। उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती है। इसे सौर विकिरण भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महान जलवायुवेत्ता थे ट्रिवार्था महोदय। ट्रिवार्था महोदय के मतानुसार सूर्य की विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। धरातल पर हवाओं और धाराओं को गतिशील रखता है। कुल मिलाकर के 2 अरबवां भाग ही मात्र पृथ्वी सूर्य की ऊष्मा का पहुंचता है, बाकी सब नहीं पहुंच पाता है। सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है जो 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर लंबी होती है तथा 1,86,000 मील लगभग 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। ये गति, इसे सौर विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, केंड्रेव नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने सूर्यातप को परिभाषित करते हुए लिखा कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकिरित ऊष्मा को सूर्यातप कहा जाता है। यानी कि सूर्य से जो वायुमंडल में जो ऊष्मा आती है, जो किरण आती है, उसको एक प्रकार से सूर्यातप कहते हैं। वायर्स महोदय कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षतः प्राप्त सौर विकिरण की दर को सूर्यातप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर आप देखते हैं जो सूर्य ऊर्जा हम लोग कन्वर्ट करके उसको लाइट बिजली में कन्वर्ट करते हैं, तो वही सब एक प्रकार सूर्य ऊर्जा है, वही सूर्यातप है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब से आपका क्या आशय है? वायुमंडलीय दाब मतलब कि वायु का दबाव भी पड़ता है, वायु भी एक प्रकार से थोड़ा वजन होता है उसका, तो वायु का दाब भी होता है। वायु में दबाव कब बढ़ता है? जब एक प्रकार से वायु मतलब कि ठंडी होती है, वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है। आर्द्रता मतलब कि नमी। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें एवं अन्य तत्व भी पदार्थ होते हैं, अन्य तत्व भी पदार्थ ही हैं।
पदार्थ में भार और भार के कारण दबाव की स्थिति पाई जाती है। कोई भी चीज़ होगा तो उसका अपना भार होता है, वायु का भी अपना भार होता है, क्योंकि वायु में तमाम प्रकार के पदार्थ, तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसी वायुमंडलीय दबाव को संक्षेप में वायुदाब या एक प्रकार से विंड प्रेशर बोलते हैं। यह वायुदाब के पदार्थ होने से उसकी भौतिक दशा की स्थिति है। वायु के विशाल विस्तार के कारण, जो कि हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, उसमें निश्चित भार होता है। पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का भार 2.7 किलोमीटर ग्राम है, ठीक है, किलोग्राम है। यानी कि एक प्रकार से प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु समुद्र तल पर जब आप जाते हैं तो उससे एक प्रकार से आपको उसका भार वायु का लगभग 2.7 किलोग्राम आपको मिलेगा। इसी प्रकार समुद्र तल पर एक घन फुट वायु का भार लगभग 1.25 औंस होता है। मनुष्य और सभी जीवों को वायुदाब का पता ठीक उसी प्रकार नहीं चलता है जिस प्रकार मछली को पानी के भार का पता नहीं चलता है। वायु भी एक प्रकार से स्थान घेरने के साथ साथ वायु का भी अपना वजन होता है। वायु का दबाव इसलिए मनुष्य पर नहीं पड़ता क्योंकि वायु का दबाव, चूँकि हम लोग उसी में रहते आए हैं, और जिस प्रकार से मछली पर पानी का दबाव नहीं पड़ता, अगर आपके ऊपर जो है पानी ला दिया या पानी में आप अंदर बहुत गहराई में जाएंगे तो पानी का दबाव आपके ऊपर बहुत पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से आप देखते बहुत सारे गहराइयों में आप नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते गहराइयों में? चूँकि गर्त जो होता है वहाँ पर जाएंगे तो आप फट जाएंगे, सिलेंडर फट जाते हैं। क्यों? चूँकि दबाव जल का पड़ता। तो ऐसे जिस तरीके से जल का दबाव पड़ता है, जिस तरीके से अन्य चीज़ों का दबाव पड़ता है, इसी तरीके से वायु का भी अपना दबाव होता है, वायु का भी दाब होता है, वायु का भी वजन होता है। उसी वजन से एक प्रकार से चीज़ें दबाई जाती नीचे, वो दब रहा है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होता, महसूस नहीं होता, क्योंकि एक प्रकार से जिस तरीके से मछली को पानी के भार का पता नहीं चलता, पानी के दबाव का पता नहीं चलता, उसी तरीके से हमको वायु के दबाव का पता नहीं चलता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वायु राशियाँ क्या हैं? वायु राशि वायुमंडल का ही एक अंश है। वस्तुतः वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा सघन भाग को कहा जाता है जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता की अवस्थाएं एक समान होती हैं। यानी कि मतलब कि जो वायु राशियाँ हैं, यानी ऐसी राशि, ऐसी वायु जो कि एक प्रकार से इसकी क्वालिटी और जिसकी गुणवत्ता, जिसकी आर्द्रता, जिसकी नमी, जिसमें तापमान सब समान है, ठीक है। यानी कि तापमान बराबर है। तापमान मतलब वायु का तापमान जब ज़्यादा रहेगा तो वायु हल्की होगी, वायु का तापमान कम रहेगा तो वायु वजन होगी, ठीक है। वायु का एक प्रकार से प्रेशर ज़्यादा होगा, आर्द्रता माने नमी। जिस प्रकार वायु का तापमान, वायु का दाब और वायु की आर्द्रता वायुमंडल की दशाओं को प्रभावित करती है, उसी प्रकार वायु राशियों का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। फिंच त्रिवार्था महोदय कहते हैं कि वायु राशि वायु के उस विशिष्ट और विशाल पुंज को कहते हैं जिसमें तापमान, आर्द्रता का वितरण क्षैतिज पट्टियों के समरूप पाया जाता है। यानी एक ऐसी एक लेयर होती जिसमें एक प्रकार से वायु का दाब एक प्रकार से वही होगा, घनत्व वही होगा वायु का। इसके अलावा वायु की नमी, वायु में नमी यानी आर्द्रता उतनी ही होगी। वायु का एक प्रकार से जो चीज़ें होंगी, क्या बोलते हैं, दाब, ये सब एक तापमान वायु का समान होगा, ठीक है। तो वही एक प्रकार से वायु का पुंज होता है, उसी को बोलते हैं वायु राशियाँ। वायु राशियों में कहीं पर एक प्रकार से आर्द्रता ज़्यादा होती है, किसी किसी वायु राशि में, किसी में कम होती है, किसी का तापमान ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इस तरीके से वायु राशियों का एक मतलब वायु की पुंज होती हैं वायु राशियाँ। गर्म वायु राशियाँ, ठंडी वायु राशियाँ सब होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वाताग्र किसे कहते हैं? वाताग्र जो होता है जब जहाँ पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि आपस में जाकर के मिलती हैं, उस एरिया को वाताग्र कहा जाता है। इसी वाताग्र के बनने पर एक प्रकार से कहीं कहीं पर बारिश भी हो जाती है, ठीक है। वायु राशियों का लघु रूप वाताग्र कहलाता है। वायु राशियों का छोटा रूप जो होता है उसको वाताग्र कहते हैं। त्रिवार्था कहते हैं कि वे ढलुआ सीमा पृष्ठ जो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करते हैं असामान्य पृष्ठ अथवा वाताग्र कहलाते हैं। यानी कि ऐसा एरिया बहुत लेयर, अच्छी लेयर होती जो कि मतलब कि पतली लेयर होती जो कि ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि को अलग अलग करती हैं, यहाँ की विभिन्न क्वालिटी की वायु राशियों को अलग करती हैं, वो एरिया वाताग्र कहलाती है। जहाँ पर ठंडी राशियाँ, ठंडी जलधारा मतलब कि ठंडी वायु राशियाँ और गर्म वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं, वो भी वाताग्र होता है। तो वाताग्र वही होता है चाहे मिलती हैं चाहे अलग होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से। क्लियर? पीटरसन कहते हैं कि वाताग्र सतह अथवा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के वाताग्र जो होता है दो वायु राशियों के बीच का इलाका या दोनों के मिलने का स्थान हो सकता है। आगे देखते हैं, जो कि आप देखते हैं गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं।
गर्म हवाएं ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वो हल्की होती हैं वायु से, ठीक है। धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि धुआं हल्का होता है वायु से, इसलिए ऊपर उठता है। अगर वही धुआं वायु से गर्म, मतलब कि वायु से वजन में ज़्यादा होता तो वो नीचे की ओर भागता। आप देखते हैं शादी ब्याह में आजकल जो रखते हैं और वहाँ से धुआं निकलता है तो धुआं नीचे नीचे फैलता रहता है। शूटिंग वगैरह में आप देखते हैं जहाँ पर स्वर्ग की शूटिंग आती है, इंद्र की शूटिंग आती है कि इंद्र भगवान के बारे में, या तो वहाँ पर जो है बादल उड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर बादल आप देखेंगे नीचे ही रहेंगे। क्यों नीचे? वो धुआं नीचे भागेगा क्योंकि वो वायु से हल्का धुआं होता है, इसलिए वो नीचे नीचे फैलता रहता है, ठीक है। शादी ब्याह में आजकल चल रहे हैं ऐसे। प्रश्न अगला है, मानसून से आप क्या समझते हैं? मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य मौसम से लिया जाता है। यह ऐसी हवाएं हैं जो वर्ष में अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। यह पवनें गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से तथा सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मानसून यही होता है। मानसून बेसिकली आता है, जैसे इस समय मानसून जो है लगभग जाने की स्थिति है। मानसून एक प्रकार से आता है जब बारिश का महीना आता है। बारिश का महीना देखिए, पवनें गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से मानसून के नाम से दक्षिण पश्चिम की जो पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, वो नमी युक्त होती हैं, समुद्र से जल उठाती हैं और वो बहती हैं और आकर के बरसती हैं। आप जब मैं काल भैरव पर गया था माता जम्मू में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हवाएं तुरंत जो है बादल आ रहा है और बादल घना बादल काला काला तुरंत छा जा रहा है, तुरंत धूप निकल रही है, ठीक है। ऊपर जब पहाड़ पर जाओगे आप, बारिश तुरंत हो जा रही है। क्योंकि क्यों? क्योंकि पहाड़ से जो बादल है वो टकराते हैं, बादल में नमी है, ठीक है। बादल में एक प्रकार से वो है संघनन होता है, तुरंत बारिश हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो हवाएं होती हैं। सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून और गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपों के वह भाग जो समुद्र में डूब जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे भाग समुद्र के जो एक प्रकार से महाद्वीप के ऐसे भाग जो कि एक प्रकार समुद्र में डूब जाते हैं, उसी को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 फैदम अथवा 200 मीटर, यानी एक फैदम में लगभग 1.8 मीटर होता है, लगभग 6 फीट की ऊंचाई। तो ऐसे चीज़ें जो एक प्रकार से 200 मीटर एक प्रकार से गहरा वाला एरिया होता है महाद्वीप का, जहाँ पर समुद्र के पानी आ जाते हैं, वही एक प्रकार से महासागरीय मतलब महाद्वीपीय मग्न तट होता है। ढाल लगभग 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच रहता है। महाद्वीपों के मग्न तट इनके ढाल पर निर्भर करते हैं। अधिक ढाल वाले मग्न तट की चौड़ाई कम तथा कम ढाल वाले जो मग्न तट होते हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। महाद्वीपीय तटों पर यदि पर्वत मिलते हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम हो जाती है। अगर मैदानों की स्थिति होती है तो चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। परंतु भारतीय पश्चिमी तट आप देखेंगे, जो भारत का जो पश्चिमी तट है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया इसका अपवाद है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? तो महाद्वीपीय मग्न तट मतलब कि महाद्वीप का वह एरिया जो समुद्र में, जब समुद्र का पानी भरता तो समुद्र में डूब जाते हैं, ऐसे एरिया महाद्वीप के जो समुद्र में डूबे हुए रहते हैं और लगभग 200 मीटर गहराई वाले एरिया होते हैं समुद्र के, वो महाद्वीप के इलाके महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रश्न है, महासागरीय धाराएं क्या हैं? जिस प्रकार भूमि पर नदियों में पानी बहता है, उसी भांति महासागरों में भी कई कारणों से प्रवाहित होकर के विशेष दिशा और विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला ठंडा या गर्म पानी बहने लगता है तो उसे धारा कहते हैं। धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और सभी सागरों में व्याप्त होती हैं। महासागरों की अपनी धाराएं होती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं, कोई ठंडी होती हैं, कोई गर्म होती हैं, ठीक है। मोक हाउस नाम के विद्वान कहते हैं कि समुद्री जलधाराओं को परिभाषित करते हुए कि महासागर के सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली समान गति को महासागरीय धारा कहते हैं। एक गति उनकी अलग होती, महासागर मतलब कि महासागरीय धाराएं जो होती हैं, अलग अलग महासागरों में अलग अलग धाराएं होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों में इसको बांटा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तरंग किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे, तरंग किसे कहते हैं? तो पवन के सतत प्रवाह, सतत माने लगातार जब पवनें बहती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं, तथा अन्य शक्तियों के कारण से सागरीय जल जो होता है उसमें संचलन या गति उत्पन्न हो जाती है। आप देखते हैं जब हवाएं खूब तेज गति से चलती हैं समुद्र में, एक प्रकार से फिर लहरें बननी शुरू हो जाती, तो वही तरंगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इन शक्तियों के प्रभाव से कभी सागरीय जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हटता है। वह नदी के जल की तरह
अपना स्थान नहीं छोड़ता, वरन सागरीय जल के आगे बढ़ने तथा पीछे हटने में सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप से में संचलन करते रहते हैं। सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने तथा गिरने की प्रक्रिया को तरंग कहा जाता है। ये तरंग मतलब क्या होता है, जैसे उठी लहर गिरी लहर उठी, इस तरीके से लहरें आगे बढ़ती, तो लहरें हवा चलने खूब तेज से तो उसी हवा की दिशा में बहती चली जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप माने कूड़ा कबाड़ कचरा। महासागर में जो कचरा नदियों के द्वारा बहाया जाता है, नदियाँ चूँकि अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आती हैं, वो नदियों का जो मलबा है वो महासागर में चला जाता है अंदर, वही मलबा कूड़ा कबाड़ वही महासागरीय निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहते हैं, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो जाता है एकदम से गहराई में, तो उसको महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। महासागरीय निक्षेप असंगठित अवसादी पदार्थों के बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्ति स्थल, स्वभाव, परिवहन तथा वितरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो महासागरीय निक्षेप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महासागर में बेसिकली जो नदियों का जल जाता है उसमें तमाम प्रकार के मलबे, तमाम प्रकार के कूड़ा कबाड़ उनके साथ नदियों के साथ चले जाते हैं और वही एक प्रकार से महासागरीय निक्षेप को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चले। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोर्स लेना है, कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। SMS कर दीजिएगा, PDF वगैरह प्राप्त करनी है आपको किसी भी सब्जेक्ट की तो 91 61 93 60 62 पर SMS करेंगे, आपको कोर्स में ज्वाइन कर दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया गया, सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, आपके कितने मतलब कि 4-5 सब्जेक्ट हैं उन सभी के और को करिकुलर का भी कोर्स आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पर आपको कोर्स में क्या मिलेगा, आपको PDF मिलेगी। ठीक है, आपको मॉडल पेपर की PDF मिलेगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास की PDF मिलेगी, जो क्लास ये चल रही है उसकी PDF मिलेगी, मैराथन क्लास की चैप्टर वाइज जो भी क्लास हो चुकी है उनकी PDF मिलेगी, ऐसे और तमाम प्रकार के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कोर्स ले सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिलेगा मात्र 100 रुपीज़ में। इसमें करें 91 61 93 60 62 पर मात्र 100 रुपये में आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित करवा दी गई हैं। ठीक है, चले फटाफट से आप ज्वाइन होइए, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आप पीछे मत हटिए, लगातार आप जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का प्रयास करें ताकि आपकी परीक्षा आपके सर पर आ चुकी है तो परेशान ना हो। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लें फटाफट से। बायोम किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बायोम क्या होता है बताएं भाई। देखिए, प्रोफेसर सबिंदर सिंह बड़े ज़बरदस्त भौतिक भूगोल के जानकार हैं। प्रोफेसर सबिंदर सिंह की पुस्तक भी आती है। ठीक है, बड़े विद्वान आदमी हैं प्रोफेसर सबिंदर सिंह, और सबिंदर सिंह की बड़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, जब पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त प्राणियों तथा पादपों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। बायोम या जीवोम का मतलब क्या होता है, जब एक प्रकार से जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी या इकोसिस्टम, तमाम प्रकार के जीव जंतु जो इकट्ठा रहते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो उन्हीं का एक प्रकार से उन्हीं प्राणियों का, उन्हीं पादपों का हम अध्ययन करते हैं, उसी एरिया को बायोम या जीवोम कहते हैं। ध्यान से योग्य बात यह है, ध्यान देने योग्य यहाँ पर कि बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भागों के समग्र प्राणी आ जाते हैं तथा पादप समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना बहुत कठिन है। सागरीय बायोम को हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, लेकिन हम जो स्थलीय भाग के बायोम, जैसे किसी जंगल में आप देखते हैं बहुत सारे जीव जंतु, तमाम प्रकार के पादप रहते हैं, तो उनके बारे में पता कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो बायोम का मतलब होता है जीव जंतु रहते हैं आपस में, जो प्राणी रहते हैं, जो वनस्पतियाँ रहती हैं, उन्हीं सभी का अध्ययन किया जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे तथा वह सभी पादप आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप समझते होंगे, जो एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल मिलता है जिससे वह भोजन का निर्माण कर पाते हैं पौधे। ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो पादपों का उपभोग करते हैं, यानी पादप मतलब कि जो एक हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो फसल होती है, उनका उपभोग करके अपना पेट पालन, जैसे जीव जंतु मनुष्य जो है उपभोक्ता में आता है। इसमें 3 श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वह उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। उत्पादक मतलब कि जो डायरेक्ट जो है गेहूँ चावल ये सब खाते हैं, या जो पेड़ पौधों से फल फ्रूट खाते हैं, जैसे कि बकरी वगैरह हो गई, वो सब। यह पूर्णतः शाकाहारी होते, प्रथम जो उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, यानी कि ये बकरी को खा लेते हैं, मनुष्य को खा लेते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसी को खा लेते हैं ये। ठीक है,
तथा तृतीय और अंतिम उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार की विशेषता रखते हैं, जिन्हें सर्वाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के विशेषता रखते हैं, यानी कि ऐसे लोग जैसे कि मनुष्य हो गए सर्वाहारी आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में शामिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से वो पादप भी खा लेंगे और प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को मैंने जो है जानवरों को भी खा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जैविक अनुक्रमण की परिभाषा दीजिए। जैविक अनुक्रमण क्या है? एक ऐसी स्थिति माना जाता है जैविक अनुक्रमण को जिसके कारण किसी स्थान पर निवास कर रहे जैविक समुदाय या उस स्थान पर कहीं और से विसरण के द्वारा प्राप्त जैविक समुदायों में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगते हैं। इस परिवर्तन में वह जैविक समुदाय, जंतु या पादप जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं का परिवर्तन कर लेता है तो वह जीवित रहता है, अन्यथा शेष समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैविक अनुक्रमण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा, देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन लगातार होता रहता है और ये परिवर्तन एक प्रकार से जो होता है ये बहुत ही मतलब हर एक पादप में, हर एक परिस्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परिवर्तन की जो दशा होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट हो गए, अपने आप को परिवर्तित कर लिया, तो हम बचे रहेंगे, अन्यथा हमारा विनाश हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं जो जिराफ वगैरह का उदाहरण आपने लेमार्क और डार्विन का सुना होगा, इंटर में अगर पढ़े होंगे तो फिजिक्स, तो वहाँ पर बताया बायोलॉजी वगैरह में, तो वो चीज़ें। तो अगर प्रकृति के हिसाब से हम कन्वर्ट होंगे तो हम भी कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि हम बच जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो हम हमारा प्रकृति एलिमिनेशन कर देगी, निरसन कर देगी। जो जैविक समुदाय जीवित रह जाते हैं उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही जैविक अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, ओडम महोदय कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जैविक समुदायों में होने वाले परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रिया जैविक अनुक्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के विसरण को स्पष्ट करें। पौधे एक ही स्थान पर स्थायित्व रखते हैं। पौधे स्वतः गतिशील नहीं होते हैं, वरन इन्हें गति बाह्य तत्वों के द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी बाहर से इनको गतिमान किया जाता है। ठीक है, अपने जन्म स्थान के अलावा अनियंत्र पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पादपों का विसरण कहते हैं। इनका अनियंत्र स्थान पर उगना ही बीजों के विसरण के द्वारा ही होता है। यानी मान लेते हैं कि हिमालय पर कोई वनस्पति थी, उसको हम वहाँ से ला करके और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में उसको लगा दें, तो यही एक प्रकार से विसरण हो जाता है उस पादप का, उस वनस्पति का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा जाना। बाकी एक प्रकार से कल आपकी क्लास हुई थी राजनीति विज्ञान की, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान की 2 महासंग्राम रिवीजन क्लास हो चुकी है, एक ये वाली महासंग्राम रिवीजन क्लास ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जियोग्राफी की ये वाली महासंग्राम रिवीजन क्लास, जियोग्राफी की भी आएगी, हिंदी की भी आएगी, सभी की आएगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे नंबर 9161936062 पर SMS कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन करवा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अबाउट में नंबर दिया हुआ है।